हमारा आज का टॉपिक है शासन के रूप और उसके अंतर्गत आने वाले एकात्मक शासन पर। इसके पूर्व हमने चर्चा की शासन के उन रूपों के बारे में जो कि सरकार के दो प्रमुख अंगों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, इसके आधार पर निर्धारित होते हैं। परंतु अब हम बात कर रहे हैं शासन के उन रूपों की जो कि शासन के दो प्रमुख अंगों यानी केंद्रीय शासन और उसके अंतर्गत आने वाली स्थानीय सरकारों के बीच संबंध के आधार पर निर्धारित होते हैं। अर्थात केंद्रीय सत्ता और उसके अंतर्गत आने वाली अन्य सत्ताओं के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, इसके आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है अथवा संघात्मक शासन व्यवस्था है। हम देखते हैं एकात्मक और संघात्मक शासन के बारे में, और पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। एकात्मक यानी यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। अर्थात एकात्मक सरकार वह है जहां पर की सारी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में या केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। और दूसरी तरफ संघात्मक शासन व्यवस्था यानी फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट इज वन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। संघात्मक सरकार वह है जहां पर की शक्तियों का विभाजन राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में जो रीजनल सरकारें हैं, जो क्षेत्रीय स्थान पर स्थित सरकारें हैं, उनके बीच शक्तियों के बंटवारे के आधार पर तय होता है। अर्थात शासन के ये दोनों रूप एकात्मक और संघात्मक इस आधार पर निर्धारित होते हैं कि केंद्रीय सत्ता और उसके अंतर्गत आने वाली स्थानीय सत्ताओं के बीच में शक्तियों का विभाजन किस आधार पर किया गया है, कितना किया गया है और किसको शक्तियां अधिक दी गई हैं और कहां पर सत्ता का केंद्रीकरण है। अगर हम एकात्मक और संघात्मक शासन में सत्ता के विभाजन को देखें तो हम ये पाते हैं कि एकात्मक शासन में सत्ता का केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रलाइजेशन। आप देख सकते हैं सत्ता के इस स्ट्रक्चर को, यूनिटरी गवर्नमेंट में सरकार के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि सत्ता का केवल एक केंद्र है, वहीं से सारे अधिकार, वहीं से सारी शक्तियां निकलती हैं, सारे आदेश निकलते हैं। जबकि यदि हम संघात्मक शासन में देखते हैं तो सत्ता का विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन पाया जाता है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सत्ता का एक केंद्रीय स्थान है और साथ ही साथ सत्ता के अनेक केंद्र हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकारों के रूप में जाने जाते हैं। ये सत्ता का फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन देखें तो पाएंगे कि फेडरल गवर्नमेंट या संघात्मक शासन में देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दो प्रकार की सरकारें हैं। सरकार के टू लेवल्स हैं, दो स्तर हैं। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार और दूसरा स्टेट्स गवर्नमेंट्स यानी राज्यों की सरकारें। और यहीं पर हम एकात्मक सरकार में देख सकते हैं कि there is only one level of government which is called central government और national government। यानी कि एकात्मक शासन में केवल एक प्रकार की सरकार प्रमुख होती है और वह है राष्ट्र की सरकार या केंद्र की सरकार। फिर फेडरल गवर्नमेंट में हम पाते हैं पॉलिटिकल पावर इज शेयर्ड। जो भी पॉलिटिकल पावर्स हैं वो केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार के बीच में विभाजित होती हैं या उनके बीच में ज्वाइंटली शेयर की जाती हैं। जबकि एकात्मक सरकार में पॉलिटिकल पावर इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। सर्व प्रमुख शक्ति केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। फेडरल गवर्नमेंट में हम पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सख्त है, रिजिड एंड कोडिफाइड है। ज्यादातर फेडरल सरकारों में या संघात्मक शासन में वहां का संविधान लिखित होता है और उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। संविधान में लचीलापन नहीं होता क्योंकि कई बार
ऐसा किया जाता है कि केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को दोनों को अधिकार दिया जाता है कि वे मिलकर संविधान में संशोधन करें या कोई भी संशोधन किसी की इच्छा के खिलाफ ना हो, उसमें सबकी राय शामिल हो। इसीलिए संविधान में संशोधन का तरीका बहुत कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है, जबकि एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता। द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड अनकोडिफाइड। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं एकात्मक सरकार में जहां पर संविधान लिखा गया नहीं होता, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं होता, अलिखित होता है और उसमें लचीलापन होता है और उसमें केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार आसानी से परिवर्तन किए जाते हैं। केंद्रीय संसद ही उसमें परिवर्तन कर सकती है। फेडरल सरकार में हम देखते हैं कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, दो प्रकार के कानून भी हैं, केंद्र सरकार के कानून और राज्य सरकार के कानून। केंद्र सरकार को और राज्यों की सरकारों को दोनों को अधिकार होता है कि वे अनेक विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन एकात्मक सरकार में देयर इज ओनली वन सेट ऑफ लॉ। केवल एक प्रकार के कानून होते हैं जो कि पूरे देश पर लागू करते हैं और इसीलिए उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है, लॉज और यूनिफॉर्म, एक प्रकार के कानून ही लागू होते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो एकात्मक शासन क्या है? It is a system of government in which power is centralized in the national government. Regional governments only exercise powers given by the central government. अर्थात जहां पर की पूरी सत्ता नेशनल सरकार में ही केंद्रित होती है और क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारें उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करती हैं जो कि उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसको हम इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, जहां पर कि सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि सत्ता का केंद्र है यूनिटरी सरकार में, और उसके चारों तरफ जो पेरिफेरी में है वे हैं लोकल गवर्नमेंट। इन सबको सत्ता या अधिकार या शक्तियां वे सब जो दी जा रही हैं वे सेंट्रल सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं यूनि का मतलब, यूनिटरी। तो यूनि शब्द कहां से आता है? यूनि मीन्स वन, यूनि का तात्पर्य एक। हम यहाँ पर एक श्रृंगी नाम के एक जानवर की बात भी कर सकते हैं, उसके बारे में कल्पना करी जाती है, माइथोलॉजी में भी कल्पना की गई है, कपोल कल्पना भी है एक तरह की, कि एक सिंगा या एक श्रृंगी एक ऐसा जानवर है जो एक प्रकार से एक सफेद घोड़े जैसा है और जिसके माथे पर एक सींग है, यूनिकॉर्न। इसको हम अंग्रेजी में यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनि मीन्स वन, जिसपे केवल एक सींग है। तो यहाँ पर यूनि का मतलब वन है। अगर आप इस यूनिकॉर्न को याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि यूनिटरी गवर्नमेंट में सत्ता का केवल एक केंद्र होता है, ठीक उसी तरह से जैसे यूनिकॉर्न का केवल एक सींग होता है। सत्ता का कोई विभाजन नहीं होता। देयर इज ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनिटरी गवर्नमेंट। अब हम एकात्मक शासन की कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं देखते हैं। जैसा कि डायसी कहते हैं कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। गार्डनर क्या कहते हैं? यह शासन की वह प्रणाली है जिसमें संविधान केंद्रीय शासन के एक अथवा एक से अधिक अंगों को पूरी शक्ति प्रदान करता है और इन्हीं से स्थानीय सरकारों को अपनी सारी शक्ति और अपना अस्तित्व प्राप्त होता है। डॉक्टर गार्डनर की परिभाषा को हम पुनः एक बार इंग्लिश में पढ़कर देखते हैं। यूनिटरी इज दैट सिस्टम where the whole power of government is conferred by the constitution upon a single central organ or organs from which the local government derive whatever authority or autonomy they may possess। अर्थात क्षेत्रीय सरकारों को अपनी सारी शक्तियां केंद्र सरकार से ही प्राप्त होती हैं। अब हम देखते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था संसार के कितने देशों में लागू है। वैसे तो संसार के बहुत सारे देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनका नाम हम बार बार सुनते हैं, उनको हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ चूज किया है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, टर्की, यूक्रेन इत्यादि।
ये वे देश हैं जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है। यहाँ पर हम जिसे पूरे संसार में एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानकर चलते हैं वो है यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में। यहाँ पर जो सुप्रीम पॉलिटिकल पावर है वो वहां की पार्लियामेंट के द्वारा अधिकृत की जाती है। पार्लियामेंट के पास ही सुप्रीम पावर है। यहाँ आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि ये 4 पार्ट हैं ग्रेट ब्रिटेन के। जो सबसे बड़ा जिस पर अधिकार है वो तो ग्रेट ब्रिटेन है, और ये सब ग्रेट ब्रिटेन के अन्य प्रांत हैं, जैसे कि वेल्स है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है। इन सभी की अपनी सरकारें हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो कि ग्रेट ब्रिटेन पर पूरी रूप से लागू हो सके। केवल जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद है वही वो कानून बना सकती है जो पूरे तीनों ही स्थानों पर या चारों ही स्थानों पर जो लागू होते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन की संसद ही सबसे अधिक पावरफुल है। अन्य सभी केवल प्रांत हैं जो उससे अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। एकात्मक शासन की सबसे बड़ी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है कि केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्तियां होंगी और राज्य की सरकारों को किस प्रकार से शक्तियां दी जाएंगी। दूसरी विशेषता है कि जो स्थानीय सरकारें होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वे केंद्र पर निर्भर होती हैं अपनी समस्त शक्तियों के लिए, अपने समस्त अधिकारों के लिए। और तीसरी विशेषता ये है कि इकहरी नागरिकता होती है, यह सिंगल सिटीजनशिप होती है। इन देशों में रहने वाले जो नागरिक हैं वो पूरी तरह से एक राज्य के ही नागरिक हैं जिसमें वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो केंद्र सरकार के नागरिक अलग से माने जाएंगे और जिन राज्यों में निवास करते हैं वहां की नागरिकता उन्हें अलग से प्राप्त होगी। तो फीचर्स क्या है प्रमुख यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल गवर्नमेंट, केवल एक गवर्नमेंट की प्रधानता है। एब्सेंस ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट विद ऑटोनॉमी, प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसके पास ऑटोनॉमी हो या बहुत अधिक स्वायत्तता हो उसकी एब्सेंस होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन, संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी, जैसे कि जापान का संविधान लिखित है एकात्मक शासन व्यवस्था में, तो वहीं पर ग्रेट ब्रिटेन भी एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है जिसका संविधान अलिखित है। फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट, सरकारें फ्लेक्सिबल होती हैं, सरकार जो भी चाहे जब भी चाहे जैसा निर्णय लेती है, उसे इसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंगल सिटीजनशिप है यानी गहरी नागरिकता है। नो नीड फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्यों के बीच जो जुरिस्डिक्शन को लेकर झगड़ा होता है या क्षेत्राधिकार को लेकर जो विवाद उत्पन्न होते हैं वे एकात्मक शासन में बहुधा नहीं पाए जाते हैं। सिंगल लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेचर भी एक होती है और कई बार लेजिस्लेचर भी यूनिकैमरल होती है। यूनिकैमरल अर्थात केवल एक हाउस होता है और एक हाउस के द्वारा ही काम चलाया जाता है। एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होता है, ये बात तो आपको पहले भी बताई जा चुकी है। एंड ओनली नेशनल पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स भी नेशनल होती है। हर राज्यों को अपनी अपनी सरकारों को अपनी पुलिस रखने की आवश्यकता नहीं है। एकात्मक शासन के गुण, अभी आप देख चुके हैं कि एकात्मक शासन में किसी प्रकार से शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, देश का पूरा शासन एक स्थान से चलाया जाता है, इसलिए प्रशासन में एकता होती है, एक प्रकार की यूनिफॉर्मिटी होती है, कानून एक जैसे एक स्थान से बनाए जाते हैं, सभी पर एक प्रकार से लागू होते हैं, इसलिए प्रशासन एकता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त प्रशासन में कुशलता होती है क्योंकि अनेक स्थानों पर कोई अवरोध, किसी भी प्रकार का गतिरोध, कोई अड़ंगेबाजी नहीं होती है। प्रशासन जल्दी जल्दी निर्णय ले सकता है, कुशलता से काम कर सकता है। संकट काल के लिए ये व्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि संकट काल में या इमरजेंसी में देश जब किसी संकट का सामना कर रहा हो, ऐसे में एक स्थान पर सत्ता का केंद्रित होना अत्यंत आवश्यक होता है जिससे कि निर्णय बहुत जल्दी से
लिए जा सके संकट से निपटने के लिए। संगठन में सरलता होती है, कम खर्चीला शासन भी है, क्योंकि अनेक स्थानों पर कई सरकारें नहीं होती कि केंद्र की सरकार अलग कोई कार्य कर रही है और राज्यों की सरकारें अलग कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय एकता बहुत अधिक होती है, एक ही प्रकार की सरकार होने से, एक ही स्थान पर सारे कार्य किए जाने से। और सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे देश हैं उनके लिए ये सरकार या एकात्मक शासन बहुत अधिक अच्छा शासन माना जाता है। क्या एडवांटेजेस हैं? स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, बेस्ट एडेप्टेड टू स्मॉल स्टेट्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लेस एक्सपेंसिव, प्रॉम्प्ट डिसीजन, प्रॉम्प्ट यानी जल्दी, बहुत जल्दी निर्णय का लिया जाना, सिंगल सिटीजनशिप एंड मोर फ्लेक्सिबल। जिस तरह से किसी शासन में गुण होते हैं वैसे ही उसमें दोष भी होते हैं। जैसे कि एकात्मक शासन की कमियां क्या हैं? केंद्रीय सरकार की निरंकुशता, ये सबसे बड़ा दोष है। आपने बार बार देखा कि शासन में निर्णय लिए जाने की शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित होती है, तो वहां पर निरंकुशता का आ जाना स्वाभाविक है। अपने मनमाने ढंग से शासन करना, ऐसा केंद्रीय सरकार के लिए बहुत अवस्थाओं में हो सकता है। दूसरा, जनता में उदासीनता हो जाती है। जनता में उदासीनता या राजनीतिक शिक्षा की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि एकात्मक शासन में स्थानीय स्वशासन उतना अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। जनता बहुत ज्यादा शासन के साथ इंटीग्रेट नहीं होती है, तो उसको बहुत राजनीतिक शिक्षा भी नहीं मिलती है और वो उदासीन भी होती है। छोटा सा देश है, एक ही सरकार है, एक ही स्थान से शासन चलाया जा रहा है, शासन कुशलता से अगर चल रहा है तो जनता बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो जनता उदासीन बनी रहती है। कई बार शासन अकुशल भी हो सकता है। अगर शासन कुशल नहीं है तो वहां पर उसको सुधारने के अधिक उपाय नहीं है, क्योंकि उसका मुकाबला करने के लिए अन्य सरकारें उतनी मजबूत नहीं है। कमजोर स्थानीय संस्थाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्थानीय शासन को उतना मौका नहीं मिलता है केंद्रीय सरकार के बलशाली होने से, तो स्थानीय सरकारें बहुत कमजोर होती हैं। नौकरशाही की निरंकुशता यानी ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एक स्थान पर शासन के केंद्रित होने से नौकरशाहों को बहुत अधिक पावर मिल जाती है। और विशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त, जो राज्य बहुत बड़े होते हैं अपने क्षेत्रफल में, उनके लिए एकात्मक शासन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जिन राज्यों में आकार की विशालता होती है, कई बार वहां पर भौगोलिक परिस्थितियां डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, अलग प्रकार की हो सकती हैं। वहां के अलग अलग स्थानों पर रहने वाले नागरिकों की इच्छाएं, आकांक्षाएं भी अलग हो सकती हैं। अलग अलग प्रकार के कानूनों की आवश्यकता पड़ सकती है। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां भी हो सकती हैं। उन्हें एक स्थान पर रह करके, एक प्रकार से कार्य करके, एक प्रकार से कानून बना करके उन्हें एड्रेस नहीं किया जा सकता। उन अलग अलग स्थानों पर शासन करना मुश्किल होता है, इसलिए बहुत बड़े राज्यों के लिए एकात्मक शासन को अच्छा नहीं माना जाता है। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? एप्रीहेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकमिंग डिस्पोटिक, यानी एक स्थान पर ही शासन करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोटिक हो सकती है, तानाशाह हो सकती है, निरंकुश हो सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ओवरबर्डन्ड विद वर्क, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो सकता है कि एक ही स्थान पर शक्तियों का ज्यादा केंद्रीकरण सेंट्रल गवर्नमेंट पर कार्य के बोझ को अधिक बढ़ा सकता है। लैक ऑफ लोकल ऑटोनॉमी tend to develop centralized bureaucracy not suited to a state of large size. The people do not get much political education in unitary government as they get in federal government. पर ऐसा क्या कारण है कि एकात्मक शासन को बहुत अच्छा माना जाए या उसे क्यों लागू किया जाए? उसका सबसे बड़ा एक जो दोष भी है, लेकिन वो एक तरह से गुण भी है, कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होती है। भले ही वीक रीजनल अथॉरिटी हो, लेकिन एक मजबूत शासन होता है एकात्मक शासन में। यदि केंद्रीय सरकार एक अच्छी सरकार है तो वो पूरे देश को एकता के सूत्र में भी बांधे रख सकती है। खास तौर से उन देशों में जहां पर
एक प्रकार की एक रास्ता या होमोजेनिटी पाई जाती है। लोग एक ही प्रकार की लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही प्रकार के धर्म को मानते हैं, उनमें बहुत अधिक असमानताएं नहीं है। तो ऐसे स्थान पर एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार देश के शासन को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे थे एकात्मक शासन क्या है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में भी कुछ बातें बताना चाहूंगी। जैसा कि भारतीय संविधान के बारे में कहा गया, केसी वेयर नाम के राजनीति वैज्ञानिक हैं, विचारक हैं, जिन्होंने कहा कि भारत में अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है, या भारत एक क्वासी फेडरल स्टेट है। एक तरह से भारतीय संविधान संघात्मक है, लेकिन हमारे देश में भी अनेक संघात्मक तत्व, संघात्मक के साथ अनेक एकात्मक तत्व भी पाए जाते हैं। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसीलिए हमारे यहाँ संघात्मक शासन अपनाया गया, यानी कि एक केंद्रीय सरकार है और राज्यों में राज्यों की सरकारें हैं। लेकिन इसके साथ ये सब होते हुए भी हमारे यहाँ संविधान में कुछ एकात्मक तत्व भी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, एक कठोर संविधान है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं और कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिनके अनुसार कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व मौजूद है। जैसे कि हमारा केंद्र बहुत शक्तिशाली है, बहुत मजबूत है। कई बार हम मजबूत केंद्र की बातें करते हैं, कई बार ऐसी बात कही जाती है कि केंद्र ने कई कारणों से अपने पास में ज्यादा शक्तियां एकत्रित कर ली हैं और राज्यों के पास कम शक्तियां हैं। फिर हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है। सभी नागरिकों को केवल एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, उन्हें अपने राज्यों की नागरिकता अलग से प्राप्त नहीं है। न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो भी कह रहा है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उनके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, राज्यों के कोर्ट्स हैं, और फिर उसके नीचे और भी स्थानीय कोर्ट्स आते हैं। हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिनमें नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं में चुने जाने वाले लोग पूरे भारत में नियुक्त किए जाते हैं, लगभग सभी राज्यों में, और उन पर केंद्र सरकार का बहुत अधिक कंट्रोल होता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी राज्य अधिक शक्तिशाली बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, और कहा जाता है कि जो राज्यों के राज्यपाल हैं वे एक प्रकार से केंद्रीय सरकार के एजेंट होते हैं। तो राज्यपालों के द्वारा भी राष्ट्रपति या केंद्रीय सरकार बहुत अधिक नियंत्रण रखती है राज्यों के शासन में। इंटरनल दखलंदाजी भी, आंतरिक दखलंदाजी भी होती है, और कई बार आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि राज्य की सरकार में और वहां के राज्यपाल के बीच में टकराव चल रहा है। संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सेवाओं में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि ये परिवर्तन करना बहुत आसान नहीं है, इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है, जो राज्यों का पुनर्गठन कभी भी कर सकती है। इन सब के अलावा संकटकालीन उपबंध है, अर्थात भारतीय संविधान में कुछ ऐसे संकटकालीन प्रोविजंस किए गए हैं जिनमें संकट काल उत्पन्न होने पर केंद्रीय सरकार के पास बहुत अधिक शक्तियां आ जाती हैं, यहाँ तक कि वो राज्य की विधानसभा को भी निलंबित कर देती है और उसके पूरे अधिकार अपने पास ले लेती है। केंद्र की संसद के पास राज्य की विधानसभा की पावर्स भी आ जाती हैं। इस प्रकार के संकट काल में एक नेशनल इमरजेंसी है, जो देश के सामने युद्ध या किसी अन्य आपातकालीन परिस्थिति के उत्पन्न होने पर देश में लगाई जा सकती है। फिर स्टेट इमरजेंसी है। स्टेट इमरजेंसी यानी आर्टिकल 356 में कई ऐसे प्राविधान है जहां पर कि केंद्रीय सरकार राज्य के राज्यपाल की रिकमेंडेशन पर वहां के शासन को निलंबित कर देती है, सरकार को, विधानसभा को निलंबित कर देती है और उनकी शक्तियां अपने हाथ में ले लेती है। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध भी है। वित्तीय आपातकाल के उत्पन्न होने पर भी केंद्रीय सरकार के पास बहुत सारी ताकत आ जाती है। तो अनेक प्रकार के प्रोविजंस हैं अभी जो मैंने आपको बताए। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे जब हम सिर्फ भारत के संविधान की
और भारतीय राज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ तो केवल एकात्मक शासन के अंतर्गत मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रमुख एकात्मक तत्व हैं। जैसा कि एक प्रसिद्ध संविधान शास्त्री श्री दुर्गादास बसु का कहना है कि भारतीय संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है और न पूर्ण रूप से एकात्मक, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। यह एक नवीन प्रकार का संघ है। इस प्रकार आज के लेक्चर में हम लोगों ने एकात्मक शासन से संबंधित कुछ मुख्य बातों पर चर्चा की, एकात्मक शासन की परिभाषाओं को देखा, एकात्मक और संघात्मक शासन के बीच क्या तुलना है, क्या अंतर है, इन बातों को देखा, एकात्मक शासन की विशेषताएं, एकात्मक शासन के गुण और एकात्मक शासन के दोषों के बारे में विस्तार से चर्चा की। यह भी देखा कि संसार के किन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है। मेरे लेक्चर के अलावा कुछ अन्य लिंक्स भी हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिन पर आप और भी लेक्चर्स देख करके अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का एकात्मक शासन पर लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।